दिमाग में कि राशि को अभी है यहाँ पर, अभी 2 महीने रहेगी ये। जुलाई में तो चली जाएगी पढ़ने के लिए टॉप मोस्ट कॉलेज। आज बताया था टॉप मोस्ट कॉलेज। ठीक है। तो 2 महीने आप इनसे आप गाइडेंस ले सकते हो। क्लास व्लास लेना है क्या कुछ इनका? पढ़ा रहा दो इनको थोड़ा सा। बता सकते हो ना? अरे वाह बढ़िया है फिर तो। कुछ डाउट क्लासेस ले लो इनकी। 2 महीने टच में आ जाएंगे आप लोग। ठीक है, अच्छा रहेगा ना, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा बनोगे। और खराब लोगों के साथ रहोगे तो खराब बनोगे। तो अच्छे लोगों का साथ पकड़ना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप भी खुल जाओगे, जो भी आपका अपने डाउट्स हैं क्लियर हो जाएगा। तभी ये मई है, अभी शादी में तुम जा रही हो ना, तो उसके बाद आओ फिर थोड़ा सा इनका, खासकर जो 6 सेमेस्टर में है और सिर्फ 4 सेमेस्टर वाले भी। ठीक है, तो लस आपको गाइड करो थोड़ा सा इनका। आप लोग जो बोलोगे कुछ क्लासेस ले लेगी ये, टॉपिक या जो भी होगा, तो थोड़ा ज्ञान मिल जाएगा आपको, कैसे पढ़ना है वो आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे तो डेली सुनते हो, बोर हो गए हो आप लोग। ठीक है, जब देखो दफ्तर आके खड़े हो जाते हैं। तो आज राशि बोलेगी, आप लोग सुनेंगे। अपने डाउट्स मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे पुटअप करते रहूंगा। बाकी मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चन आएगा वो भी मैं राशि से पूछूंगा। तो ये अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करेगी, कि जैसे कि ये अभी आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि कुछ लोग 4 सेम में, कुछ लोग 6 सेम में, कुछ लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। देखिए बिगिन से कैसे इसने स्टार्ट किया था, बिगिन करते बताएगी। ठीक है, ये भी ये बताएगी कि आपको सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट करना है, किस ऑर्डर में कंप्लीट करना है। मोटा मोटा डाउट सबको रहता है। फिर दूसरा रहता है कि यार पढ़ते पढ़ते चीजें हम कभी तेजी से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं टॉपिक को, कंसेप्ट को कभी नहीं कर पाते हैं, मिस होने लगता है। ठीक है, दूसरा ये रहता है पीआईक्यू। 10 क्वेश्चन उठाए, 5 ही बने, 5 नहीं बने, तो 5 जो नहीं बने उसको कैसे हैंडल करते थे। फिर रिविजन्स कैसे करते थे, क्योंकि भूल भी जाते हैं ना हम लोग। पढ़ते पढ़ते गए फिर भूल गए, फिर रिवाइज कैसे करते थे, जो एक्चुअल क्वेश्चंस है उसी क्वेश्चन को फोकस करिए आप लोग भी। फिर कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करना है चीजों को, कि कॉलेज में रहकर फिर कोचिंग भी हमको आना है, नोट्स भी बनाना है, पीआईक्यू बनाना है, सेल्फ टेस्ट भी देना है, कि उसको कैसे करना चाहिए अपने को। ये सब क्वेश्चन आप लिख भी सकते हो कॉपी में। ठीक है, क्योंकि ये सब मौके बार बार नहीं मिलते हैं। दूसरा और क्वेश्चन क्या होना चाहिए, कि प्लेसमेंट को लेकर खासकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, कि भाई गेट ज्वाइन कर लिए, पैसा दे दिए, उसके बाद भी कंफ्यूज हैं कि प्लेसमेंट करें या गेट करें। क्या गेट से क्या फायदे हमको होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो फायदा तो है भाई, AIR 4 आ रहा है, IISc बेंगलोर मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। ठीक है, चाहे तो इनका एमटेक करें, चाहे PSU में चले जाए, इनकी मर्जी है। उसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। बेनिफिट तो है। क्या ज्यादा पढ़ने से हम पिघल जाएंगे, बर्फ के गोले हैं? मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, सर सर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? बहुत पढ़ना है सर इसमें। हम कहे यार क्या बताओ, ऐसे जीवन गरीबी बिताते रहोगे, अभी नहीं पढ़ पाओगे, तो आगे आपको जितना आप अभी रिलैक्स रहोगे, आगे उतना ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। रिक्शा चलाना वाला पढ़ाई नहीं करता तो दिन भर धूप में रिक्शा चलाता है। ड्राइवर पढ़ाई नहीं करता है तो धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, ट्रक लेके सूरत से लेकर कलकत्ता तक इसी रोड में जाता है। आप सोचो, एसी लगा रहता है क्या ट्रक में? चलो अभी कुछ ट्रक में लगा होगा, तो बाकी नहीं तो नहीं पढ़े ना। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पेरेंट अपनी जान निकाल दे रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदते होंगे, लेकिन आपके लिए डेली चीजों को दे रहे हैं। तो आप बोलते हो नहीं पाएगा? बर्फ थोड़ी बाहर रखे पिघल जाओगे तुम। जितना आप जोर लगाओगे अपने ऊपर, उतना आप आगे खिलोगे, बढ़ोगे। अब भगवान की मूर्ति भी बनती है, तो उसमें भी कितने चोट लगते होंगे तब जाके भगवान की मूर्ति बनती है। इसमें भी मैंने एक कहानी सुनाया है यूट्यूब पे, फिर से एक बार सुना देता, छोट थोड़ा टाइम ले लूं मैं। ठीक है, एक मूर्तिकार था, और जिसको मूर्ति बनाने की बहुत शौक था। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि जंगल के रास्ते से जा रहा था, बस्तर, अपना बस्तर है ना यहाँ पर, तो घने जंगल है बीच में। और वहां पे बहुत सारे पहाड़ भी हैं, पत्थर भी हैं, अच्छे अच्छे पत्थर। उसको एक पत्थर बहुत सुंदर दिखाई पड़ा, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसको ड्राइवर को बोला रुको यार, अब मैं इस पे मूर्ति बनाऊंगा फिर आगे चलेंगे। इतना अच्छा पत्थर दिखता नहीं है, मिलता नहीं है, और ये फ्री का पत्थर है। ठीक है, उसने उठाया पत्थर पे अपनी हथेली और छोनी छेनी निकाली, और जैसे चोट करने की कोशिश किया, तो पत्थर चिल्लाने लगा कि नहीं नहीं मैं नहीं सह पाऊंगा, इतनी चोट बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो मूर्तिकार को दया आ गई,
और उसने उस पत्थर को बोला छोड़ यार, ये अभी से चिल्ला रहा है, तो अभी मारूंगा, पता नहीं कितना चिल्लाएगा ये। छोड़ दिया उसने। छोड़ के फिर आगे चल दिया। आगे चला तो उसको फिर एक पत्थर मिला, दिखा। ठीक है, वो पत्थर उतना ज्यादा अच्छा नहीं था जो उतना पहला पहला वाला अच्छा था। लेकिन तभी बोला यार मैं ऐसे ही बना लेता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है। क्योंकि वो अच्छा मूर्तिकार था, वो रमा हुआ रहता। तो उसको मूर्ति बनाने का एकदम शौक था, कभी भी कहीं भी बैठ के बनाने लगता था। तो उस पत्थर को उठाया, उस पत्थर पे मूर्ति बनाना स्टार्ट किया। और उस पत्थर ने बिल्कुल आवाज नहीं किया। इतने सारे चोट सहने के बाद अब मूर्ति बन के रेडी हो गई। अब बहुत सुंदर मूर्ति बनाया। ठीक है, लेकिन मूर्ति भारी थी तो उसने छोड़ दिया वहीं पे। बोला कि ना लौटेंगे जब ना कार से, तब इसको ले चलेंगे साथ में, ये छोड़ देते हैं। फिर गांव की तरफ जा रहा था वो। तो गांव में क्यों जा रहा था? क्योंकि वहां पे उसने पहले से एक मूर्ति भेजी हुई थी, उसका उद्घाटन था। होता ना, मंदिर, नया मंदिर बनता है। ठीक है, तो उसकी पूजा थी, उसी में जा रहा था। लेकिन जब वो गांव पहुंचा, जब मंदिर के पास पहुंचा, तो गांव वाले बहुत परेशान थे, हैरान थे। क्यों परेशान थे? कि जो मूर्ति उसने भेजा था वो खंडित हो गई थी, बीच में टूट गई थी। और हिंदुओं में क्या होता है कि टूटी हुई मूर्ति को हम लोग स्थापित नहीं करते हैं। तो गांव वाले बोले कि यार ये जो मुहूर्त है, आज का जो मुहूर्त है मंदिर का उद्घाटन का, नहीं हो पाएगा, मूर्ति नहीं है हमारे पास में, अच्छी मूर्ति नहीं है। और ये जो टाइम है सबसे अच्छा टाइम है, ये कई सालों के बाद इतना अच्छा टाइम आता है जिसको हम मुहूर्त बोलते हैं। ठीक है, इतना अच्छा मुहूर्त अब आगे नहीं मिलेगा, कई साल लगेंगे। ठीक है, तब देखा कि ये सब चिल्ला रहे हैं और परेशान है सबके सब। तो बोला अरे चिंता मत करो यार, एक मूर्ति बना के आया हुआ पीछे, बस जाओ लेके आओ, आज ही हो जाएगा काम। तो फिर गांव वाले बोले एक पत्थर और चाहिए जिसपे नारियल फोड़ेंगे। बोला उसके आगे और जाना, एक और छोड़ के आया हूँ, दोनों पत्थर को ले आना। और दोनों पत्थर ले आए। जो पहला चिल्ला रहा है कि मैं सह नहीं पाऊंगा, और दूसरा जो चिल्लाया नहीं, और मूर्ति बन के रेडी थी। ठीक है, मंदिर में स्थापना हुई, धूमधाम से पूजा पाठ हुआ खुशियों के साथ। और दूसरा पत्थर वहीं बगल में रख दिया गया। ठीक है, तो पूजा स्टार्ट हो गई, लोग पूजा करते थे, डेली आते थे। जो मूर्ति थी उसको तिलक लगाते थे, पैर छूते थे, आशीर्वाद लेते थे, नारियल भी लेके आते थे। अब बगल में जो दूसरा पत्थर था, पहला पत्थर जो चिल्ला रहा था कि मैं सह नहीं पाऊंगा, उस पर फोड़ देते थे, और फोड़ के नारियल चले जाते थे। तो रात के समय में क्या हुआ कि दोनों, जब फाटक बंद हो गया और मंदिर का, तो दोनों पत्थर आपस में बात कर रहे थे। बोले यार तुम भी पत्थर हो, मैं भी पत्थर हूँ। तुमको लोग आते हैं, पूछते हैं, तिलक लगाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और दंडवत प्रणाम भी करते हैं। और तो लेकिन नारियल लेके आओ तो मेरे ऊपर फोड़ देते हो। ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो हमारे अंदर नहीं है? बोला देख भाई, पहली बार भगवान बनने का चांस किसको मिला था? तुमको मिला था। तो उस समय तुम चिल्लाने लगे कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने उस चोट को सहा है। ठीक है, उस समय मैंने चोट को सहा, तो आज मैं यहाँ पे एज ए भगवान की तरह पूजा जा रहा हूँ। और आपने उस चोट को सहा नहीं है, तो इसलिए डेली आपको अब चोट लग रही है। डेली लोग आ रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं और चले जा रहे हैं। इस कहानी से आप क्या सीखते हो? कि आपको कुछ भी अच्छा करना है जीवन में, और आप चाहते हैं लोग आपका सम्मान करें, इज्जत करें, सोसाइटी में आपका नाम लें। ठीक है, तो आपको भी पहले चोट सहना पड़ेगा। वो अलग अलग टाइप का चोट हो सकता है। ठीक है, आपके दोस्त भी आपको चोट पहुंचाएंगे, अरे कुछ नहीं हो पाएगा तेरे से, क्या गेट गेट करते रहता है। ठीक है, बहुत चीजें हो सकती है। लेकिन उस चोट को बचा के रखना है, जवाब नहीं देना है। जिस दिन सक्सेस हो जाओगे, जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। वो ऑटोमेटिक उनका जवाब है, वो जो लोग आपको हे की दृष्टि से देखते थे या ताना मारते थे क्या कर रहा है तू, तो इन लोगों ने वो मेहनत की है। ठीक है, ये छोटे छोटे इंजॉयमेंट में नहीं फंसे कॉलेज के। ठीक, कॉलेज का एंजॉयमेंट क्लब बाजी हो गया, कैफे बाजी हो गया, लॉन्ग ड्राइव हो गया। ठीक है, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं बैठ के। ठीक, करते होंगे, लेकिन अपने दोस्तों बीच में जो उनके साथ में थे उनके साथ में करते होंगे, पढ़ाई से रिलेटेड, ये सब रिलेटेड। ऐसा नहीं पार्टी नहीं की है। एक दो बार तो कैफे हम लोग साथ में ही गए हैं सब लोग, मतलब ग्रुप गए। हमारे साथ में जो गेट की तैयारी करते थे, जैसे इनके ग्रुप में कई लोग थे, तो सब मिलने आते, सुप्रीत भी आ जाता था, चलो सर घूम के आते हैं। ठीक है, चलो सब लोग गए। ऐसा नहीं है, दो तीन बार गए।
लेकिन वहां पर भी पढ़ाई का इन्वायरमेंट वैसा रहता था कि नहीं ये सब कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आप घूमिए नहीं, टहलिए नहीं, मस्ती मत, कैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। करिए, बिल्कुल करिए आप क्लब में भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सुबह शाम जो टाइम मिल रहा है कॉलेज के अलावा, उसमें पढ़ना भी जरूरी है, नोट्स प्रॉपर बनाना जरूरी है। ठीक है, तो इसके बाद मैं राशि को दे रहा हूँ, राशि अपना वर्ड स्टार्ट करेगी। राशि, तुम अपना जो जर्नी है इनको बताओ, कैसे तुमने तैयारी की थी, किस में तैयारी की थी, रिवीजन कैसे की थी, टेस्ट कब देते थे, पीआईक्यू कैसे सॉल्व कर, कितनी बार पीआईक्यू बनाए, कितने पीआईक्यू बनाए, वो सारी चीजें डिटेल्स इनको चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये लोग क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उसका जवाब दे देना। अ, मेरा नाम राशि है और मैंने अपनी प्रिपरेशन थर्ड सेमेस्टर के एंड में मतलब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी। एंड ज्वाइन करने के पहले मुझे जस्ट थोड़ा उसके पहले ही गेट के अभी अभी ठीक है। उसके पहले तक मतलब उस मुझे थोड़ा जस्ट पहले ही गेट के बारे में पता चला था। एंड मैंने ज्वाइन किया था क्योंकि मतलब अब थर्ड सेमेस्टर में आ गए थे, थर्ड सेमेस्टर से अपनी ब्रांच के सब्जेक्ट्स चालू होते हैं। तो मतलब मैंने ये सोच के किया था कि मुझे थोड़ा इन डेप्थ में पढ़ना है करके। तो फिर मैंने ज्वाइन किया, फिर कोचिंग में ही ऐसे सेशंस होते रहते हैं, उन सब से मुझे एमटेक के बारे में पता चला, उसके बेनिफिट्स और गेट के भी और बेनिफिट्स के बारे में। तो जब मैंने ज्वाइन किया था तब शुरू में थोड़ा सा ऑनलाइन टू ऑफलाइन ऐसे ट्रांजिशन पीरियड था। तो तब लेकिन शुरू में तो मैं धीरे धीरे ही करती थी, जैसे सी और डीएस का एक एक लेक्चर दिन में। फिर उसके बाद जब कॉलेज स्टार्ट हुआ तो मुझे भी वही दिक्कत हुई कि मतलब मैं कॉलेज जाने से काफ़ी थक जाती थी। और इसीलिए मतलब मैंने ऐसी कोचिंग ऐसे ही ढूंढी थी कि मतलब मुझे ऑनलाइन करना है करके, क्योंकि मुझे जेई के टाइम से पता था कि मैं ऑफलाइन जाने में थक जाती हूँ। तो इसलिए फिर फिर जब कॉलेज स्टार्ट हुआ तब मेरा थोड़ा छूट गया था। बट फिर मैंने ब्रेक में वो चीज़ को कवर अप किया। तब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी कि मतलब वहाँ पे थोड़ा लगातार बैठते बन जाता था, जितनी देर मतलब भूख नहीं लगी है 4-5 घंटे तो वहाँ पे लगातार हो जाता था। क्योंकि वो चीज़ घर पे थोड़ा नहीं हो पाती ना, फोन पे ही मतलब लेक्चर्स और फोन पे ही बाकी सारे ऐप्स हैं। तो वो चीज़ से मतलब मैंने लाइब्रेरी में काफ़ी कवर अप किया था समर वेकेशन में खासकर। तो अभी जो आपकी आने वाली समर वेकेशन है उसका मतलब पूरा यूटिलाइज करना कि मतलब जितने सब्जेक्ट्स हो सके उतने, जितना पुश कर सको वेकेशन में, क्योंकि कॉलेज में इधर उधर कुछ ना कुछ थोड़ा टाइम लगता ही है। तो इसलिए समर वेकेशन का अच्छे से यूटिलाइज करना। एंड ये थर्ड ईयर की प्रिपरेशन में मतलब मैंने मोस्टली लेक्चर्स कवर करने पे ही फोकस किया था ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर मैंने एक गलती करी थी कि एंड में मैं मॉक टेस्ट वगैरह ज़्यादा नहीं दे पाई थी कुछ कुछ रीज़न से। लेकिन मैंने एग्ज़ाम के थोड़ा पहले मतलब जो अपने गेट पीवाईक्यूज होता है ना उनको ईयर वाइज कोई कोई वेबसाइट्स पे अवेलेबल रहते हैं। तो एग्ज़ाम के पहले मतलब पीवाईक्यूज देना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सीरीज के मतलब लेवल अलग अलग होता है ना, कोई इजी रहता है कोई डिफिकल्ट है। लेकिन मतलब एक्चुअल गेट के तो क्लोज सिर्फ गेट पीवाईक्यूज ही है। तो मतलब गेट के जस्ट पहले वो गेट के पेपर्स का पैटर्न रहेगा अपने मन में, ये सोच के मतलब एग्जाम के पहले पीवाईक्यूज जरूर देना। मतलब अगर मॉक टेस्ट वगैरह जो भी है नहीं दे पाए हो, ये कम से कम ये चीज़ करना ही है। अब थर्ड ईयर में वो रैंक आ गई थी, वो भी मतलब अनएक्सपेक्टेड ही थी। बट लेकिन मतलब उसमें ट्रिपल आईटी बैंगलोर मिल रहा था और वो मतलब मेरे लिए ठीक था कि चलो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना तो चाहिए था, इतना हो गया करके। तो फिर लेकिन मतलब मुझे ये भी पता था कि थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्पेस तो है। तो फिर मैंने दोबारा प्रिपरेशन कर रही थी, फिर मैंने सिलेबस कवर करना ही चालू किया फाइनल ईयर में। फिर उसके बाद में यहाँ पे सुप्रीत सर जब डीबीएमएस पढ़ा रहे थे तब तब उनने ऐसे काइंड ऑफ ऐसे ग्रुप जैसा बना दिया था। तो फिर तब मतलब मैंने पीवाईक्यूज रिवीजन स्टार्ट किया और साथ साथ में थोड़ा बहुत बचा हुआ सिलेबस कर रही थी। तो उस समय से ही बस यही स्टार्ट हुआ था कि एक एक सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज करना था और उसकी प्रैक्टिस करना था और उसके टॉपिक टेस्ट देना था। ये चीज़ जून में स्टार्ट कर दी होगी अराउंड। तो लेकिन अब वही दिक्कत हो रही थी कि एक सब्जेक्ट करते जा रहे हैं फिर पीछे का भूलते जा रहे हैं। तो वो एक सीरीज में पहले एक बार एक राउंड में सारे पीवाईक्यूज सब्जेक्ट के खत्म हुए। फिर उसके बाद मतलब बीच बीच में थोड़ा बहुत रिवाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि
अब पहले का पढ़ा हुआ भूलते जाएंगे फिर करके। फिर उसके बाद मतलब ऐसे करके टॉपिक टेस्ट खत्म किए, फिर सब्जेक्ट टेस्ट। फिर उसके बाद नवंबर में स्टार्ट कर दिया था मेरा मॉक टेस्ट। मतलब नवंबर में 4 थे, बाकी फिर दिसंबर में एग्जाम थे, तो 10-12 अभी दिसंबर में, ऐसे करके। और फिर जनवरी में तो तक तो देने की आदत हो गई थी, तो फिर मतलब हर 2 दिन में एक बार या फिर कभी कभी लगातार भी मॉक टेस्ट दे दिए ऐसा। तो बस यही था। हाँ, पीवाईक्यूज एक बार मतलब टॉपिक वाइज रिवीजन जब मैंने बताया था, जो एक एक सब्जेक्ट का स्टार्ट किया था, तब पीवाईक्यूज को इन डेप्थ किया था, एक एक मतलब उसमें क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो फिर क्यों नहीं आ रहा है ऐसे करके, या कुछ नई चीज़ है तो उसको नोट डाउन करके। ये चीज़ मतलब इसी सब के कारण अभी काफ़ी नॉलेज गेन हुआ था। अ, अभी लास्ट ईयर में तो मतलब पूरा टाइम, 6 सेम में 4-5 घंटे मैक्सिमम सीटिंग होती थी। 6 सेमेस्टर मतलब थर्ड ईयर में। और अभी फाइनल ईयर में तो मतलब दिन भर वही मन में चलता रहता था। नहीं, 9, 8-9 ज़्यादातर ऐसा। हाँ। सेकेंड टाइम क्वेश्चन मतलब सेकेंड टाइम सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करें, तो उसका यही है कि सबसे पहले अगर आपने नोट्स बनाए हैं अच्छे से, तो वो नोट्स को एक बार जाके रिव्यू करो। मैम रिवीजन के लिए मैं ऐसा करती थी कि मतलब जैसे जो नोट्स का जो थ्योरी पार्ट है, मतलब जिसमें समझा रहे हैं बेसिकली फॉर्मूले बता रहे हैं, तो उस पार्ट को मतलब ऐसे देख लिया, या फिर और फिर उसके बाद जब कॉपी में ही जो क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसमें मतलब एक कोई छोटी कॉपी लेके बैठी हूँ कि मतलब आंसर को कवर कर लिया। अब मतलब वो कॉपी वाले क्वेश्चन को ही मैं फिर से दोबारा आंसर ला रही हूँ ऐसे करके। और कभी कभी रिवीजन करते टाइम मैं शॉर्ट नोट्स भी बना लेती थी ऐसी, मतलब प्लेन पेज ले लिया, और क्योंकि लिखते लिखते करने से चीज़ें ज़्यादा माइंड में अच्छे से बैठती हैं ऐसा करके। तो मतलब वही मेरा शॉर्ट नोट्स हो गया, बाद में अगर काम आया तो। शॉर्ट नोट्स बनाने का भी मतलब यही तरीका था मोस्टली, मैं रिवीजन के टाइम पे करते करते मतलब ऐसे जो लिखते लिखते कर लेती थी, वही आगे के लिए शॉर्ट नोट्स है ऐसा टाइप का। तो सबसे पहले मतलब नोट्स को देख लिया, फिर उसके बाद में पीवाईक्यूज, फिर प्रैक्टिस जहाँ से भी करना हो, बुकलेट हो गया, पीवाईक्यूज हो गए। ऐसा तो पढ़ते पढ़ते ऐसा कब लगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसा तो मतलब पता नहीं। मेरा ज्वाइन करने का मोटिव ही यही था कि मतलब मुझे, अगर मैं फाइनल ईयर में जॉब में भी चले जाती, तो मुझे मतलब मुझे अंदर से लगता ही नहीं था कि मेरे को कुछ आता है करके इस अपने फील्ड के बारे में। तो मतलब मैंने उस कमी को दूर करने के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, कि मतलब यहाँ पे पढ़ने मिलेगा, और वो तो पढ़ने तो मिल रहा था। तो मतलब बस ये कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा अगर मैं जॉब करूंगी भी तो कहीं। मतलब लास्ट ईयर में तो सेमेस्टर की पढ़ाई जैसे के, और कॉलेज को उसको कैसे मैनेज करें उसके लिए मतलब जैसे सिक्स थर्ड ईयर के उसमें मैंने नोटिस किया था कि लास्ट लास्ट में मेरी तैयारी पूरी छूट गई थी। तो मतलब वो चीज़ मुझे अभी तो नहीं करनी थी। तो उस चीज़ से मैंने बचने के लिए मतलब बस यही किया था कि जैसे CT1 CT2, CT1 में 2 यूनिट आ जाएगा, CT2 में 3 यूनिट, तो मैंने CT1 का मतलब 2 यूनिट कर लिया, तो मतलब ठीक है। और फिर CT2 फिर मैंने नहीं दिया काइंड ऑफ। तो मतलब एग्जाम देने के जस्ट पहले मेरी 2 यूनिट मैंने मतलब पढ़ चुकी हूँ। तो मतलब और मुझे बस 2 यूनिट और पढ़नी है, 4 यूनिट काफ़ी है ऐसे करके। मतलब वो मैंने मैनेज कर लिया था कि मतलब एग्जाम के पहले 4-5 दिन की छुट्टी होती है, तो उसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 2 दिन या एक दिन पढ़ूंगी मैं एग्जाम के लिए, और बाकी दिन मतलब प्योरली उसके गेट की तैयारी के लिए। तो ऐसे करके मैंने किया था कि मतलब सिटी में थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो वो एग्जाम में काम आ जाएगा ऐसे करके। इसका इसका सॉल्यूशन तो मैं भी नहीं ढूंढ पाई थी। मतलब ऐसे एक एक बार में सारे सब्जेक्ट रिवाइज किए, फिर उसके बाद में मतलब उस बीच में मुझे करना चाहिए था कि मतलब जो थोड़ा टाइम हो गया उसे दोबारा देखूं करके, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई थी। तो वो लेकिन इवेंचुअली धीरे धीरे कवर होते जाएगा। मतलब सब्जेक्ट अगर आपने बीच में, जैसे मैंने सी सबसे पहले किया, अगर मैंने उसे बीच में कभी दोबारा नहीं किया तो मुझे सब्जेक्ट रिवीजन में और टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैंने बीच में देख लिया होता तो मेरा शायद सब्जेक्ट रिवीजन थोड़ा और जल्दी हो पाता। तो मतलब वो जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको अपने टाइम के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा।
कि मतलब आप जितने बार इस सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे उतना ही नेक्स्ट रिवीजन में कम टाइम लगेगा, तो वो उतना फास्ट हो पाएगा। रिवीजन का यही था, मतलब सबसे पहले पीवाईक्यूज अच्छे से किए, और फिर मतलब उसके टॉपिक टेस्ट कितने हैं, मतलब वो टॉपिक टेस्ट दिए, मतलब पीवाईक्यूज प्रैक्टिस, और हाँ टेस्ट से भी वो तो होता ही है। लिए सिलेबस खत्म होने का वेट बिल्कुल नहीं करना है, मतलब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि मॉक टेस्ट देने में तो अगर सिलेबस हो गया है उसके बाद भी दिक्कत आती है, क्योंकि मतलब एक एक सब्जेक्ट तुरंत एक मतलब एक ही टाइम पे रिकॉल करना, वो चीज़ मतलब इनिशियली दिक्कत होती है, तो इसलिए मतलब जितना भी आपने किया है उस मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। हम्म, मैंने लास्ट ईयर तो मतलब मैंने अच्छे से वो चीज़ मैनेज कर नहीं पाई थी, बट इस साल में मैंने थोड़ा अर्ली स्टार्ट किया था कि जून में मैंने टॉपिक टेस्ट स्टार्ट कर दिए थे, और नवंबर तक फुल लेंथ स्टार्ट कर दिया था। बट अगर आप जैसे मॉक टेस्ट दिसंबर में स्टार्ट करो तब भी वो ठीक है, मतलब वो स्ट्रैटेजी थी मन में अभी जाते में। जैसे मतलब 100 मार्क्स का पेपर है, और 30 क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहते हैं, 35 2 मार्क्स के, ऐसा रहता है ना। हाँ तो मतलब 35 क्वेश्चन, 35 × 2 70 मार्क्स के 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, और 30 मार्क्स के 1 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो मतलब मैं ऐसा सोच ही रही थी कि शुरू में एप्टीट्यूड, क्योंकि मतलब शुरू में थोड़ा आपका माइंड ऐसे ऊपर नीचे हो सकता है, तो एप्टीट्यूड करके मतलब थोड़ा सा रिलैक्स मोड में, फिर उसके बाद मैं 2 नंबर वालों पे जंप कर गई थी, मतलब के फोकस के साथ में। और फिर मतलब थोड़ा सा ऐसे स्प्लिट सेकंड का चॉइस था कि मतलब मैं 2 नंबर वाले अभी बना रही हूँ, कि मतलब 2 नंबर वालों में कुछ कुछ डिफिकल्ट रहता है ना, तो उनमें मतलब ऐसा सोच के रखी थी कि अगर वहां पे थोड़ा अटकूंगी तो फिर मैं 1 नंबर वालों पे चले जाऊंगी, लेकिन अभी बन रहे थे तो फिर मैंने 2 नंबर वालों पे ही कंटिन्यू किया। तो वो ऐसा कुछ था कि मतलब एप्टीट्यूड कर लिया 15 से 20 मिनट में, फिर उसके बाद में अराउंड 110 मिनट वाला जो मार्क रहता है उस तक के मतलब मैंने 2 नंबर वाले किए, या मतलब ऐसे थोड़ा डिसाइड करके चले गई थी कि 1 नंबर वालों में थोड़े डायरेक्ट ही रहते हैं तो उनमें कम टाइम लगता है, तो मतलब पहले 2 नंबर वाले इतने टाइम तक के जितने हो पाए उतने करूंगी, फिर उसके बाद 1 नंबर वाला पे जाऊंगी, फिर उसके बाद पूरे रिव्यू करूंगी क्वेश्चन, ऐसा करके। 55 क्वेश्चन में भी अच्छा स्कोर पॉसिबल है, तो मतलब 55 उससे थोड़ा ज्यादा का एम करती थी बस। नहीं, मॉक में इतने क्वेश्चन नहीं बनाए थे कभी, मतलब मॉक में वही 56 से 62 ऐसे रेंज रही है मॉक्स देते टाइम। हाँ लगा तो था, पर मतलब मुझे मुझे पता है ना कि वो 64 अटेम्प्ट है, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने एंड में ये इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है करके तुक्के करे हैं, तो मुझे पता है कि वो अंदर से कि ये एकदम पूरे इतने अटेम्प्ट तो नहीं है, और वो एकदम हर कोई रिस्की अटेम्प्ट भी नहीं है ज्यादा। हाँ तो वैसे करके। हाँ नहीं नहीं, सब्जेक्ट वाइज ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो क्वेश्चन स्विच करने में फिर टाइम लगता है ना, तो मतलब बस यही था, सबसे पहले एप्टीट्यूड, फिर उसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो फिर उनको कंटिन्यू करती, या फिर मतलब फिर 1 नंबर वाले पहले कर ली, क्योंकि मतलब शुरू में थोड़ी स्पीड स्लो रहती है आपकी, तो इसलिए मैंने पहले 2 नंबर वाले चूज किए थे, क्योंकि उनमें ज्यादा टाइम मैं दे सकती हूँ, लेकिन 1 नंबर वाले उस मतलब उनका मार्क्स वेटेज कम है, तो उसमें उतना टाइम देना ठीक नहीं रहेगा, और एंड एंड में स्पीड ज्यादा भी हो जाती है, तो 1 नंबर वाले मुझे पता है कि थोड़ा बाद में स्पीड तेज हो जाएगी तो वो मैं कवर कर लूंगी, तो इसलिए मतलब पहले 2 नंबर वाले जितने हो सके थे, क्योंकि उनमें सोचना भी पड़ता है, तो शुरू में सोच लूंगी, थोड़ा बहुत टाइम जाएगा तो लिमिट टाइम के हिसाब से। हाँ मतलब मैंने बताया ना कि वो 90s वाले क्वेश्चन पे अब थोड़ा कम फोकस रह सकता है, लेकिन मतलब उन्हें एक बार देखती तो जरूर थी कि इसमें क्या है करके, बट अगर वो थोड़ा इररिलेवेंट लग रहा है तो उसे छोड़ दिया। लेकिन अगर ये मैं बाद के मतलब बाद के थोड़े जब मतलब एमसीक्यू पैटर्न वगैरह उन सबको मतलब उन सबको उतना इग्नोर नहीं करती थी कि अगर नहीं बन रहा है तो ऐसा।
अ, मैंने तो नहीं करी थी क्योंकि मतलब मुझे अपना सब्जेक्ट्स का थ्योरेटिकल नॉलेज ही पहले स्ट्रॉन्ग करना था कि कुछ चीज़ में जंप करने से पहले, क्योंकि मतलब मैंने थर्ड सेमेस्टर में आके मैंने मतलब वो सब मैंने सोचा था कि कोडिंग वगैरह स्टार्ट करूंगी, बट मुझे कहीं रिसोर्स मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से करूँ। मतलब यूट्यूब वगैरह पे इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है, मैं किस चीज़ को पिक करूँ टाइप का। बट फिर मतलब मैंने कोचिंग ज्वाइन थोड़ा टारगेटेड उसके लिए की थी कि मतलब मुझे यहाँ पे पता है कि इतना इतना पढ़ने को है, और मतलब बस एक ही रिसोर्स को फॉलो करने का। तो उसलिए उस पर्पज से मैंने मतलब कोचिंग ज्वाइन करी थी। और वो कोडिंग वगैरह वो सब अभी करूंगी मैं आगे। मेरा 8 पॉइंट समथिंग है। मतलब मैंने बताई ना, मैं मतलब 2 यूनिट सीडी के टाइम पे पढ़ ली, उसके बाद एग्जाम के टाइम पे 2-3 यूनिट जितना भी हो पाता है। तो और फिर CSVT वाले पेपर से उससे सिमिलर ही आता है, तो उससे देख लिया कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो मतलब वैसे करके कर लेती थी। और मतलब कॉलेज का भी ऐसे पूरा पूरा नहीं करती थी ना, मतलब सिलेबस देख लिया कि इसमें कितने टॉपिक्स हैं। और मतलब ऐसे उनमें भी टॉपिक्स मतलब चूज कर लेती थी कि इतना इतना आएगा तो मतलब इतना इतना कर लूंगी तो मेरे 2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो जाएंगे, ऐसा करके। वो डिपेंड करता है। शुरू में मतलब शुरू में जब कम नंबर आते हैं तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन फिर वो बाद में जितना आप मतलब पढ़ते जाओगे, इम्प्रूव करते जाओगे, तो वो कम होता जाएगा वो टाइम। MSQ के लिए, MSQ के लिए ऐसा कुछ अलग से नहीं, ऐसी स्पेशल तैयारी तो नहीं थी, बस वही जितना पढ़ा हुआ था कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है करके ऑप्शंस। क्या सीखे आप लोग? बैठ जाओ तुम। देखो इन्होंने क्या बताया सबसे पहले कि जहां तक मैं ऑब्जर्व किया, वैसे आप लोग भी ऑब्जर्व कर लिए होंगे, मेरे से अच्छा ऑब्जर्वेशन कर लिए होंगे आप लोग। ठीक है। तो पहला स्टेप है, इनकी पर्सनालिटी को देख के आपको ये तो लगा होगा कि घबराते ही नहीं है चीजों से। और इन्होंने पहले से इनका माइंड सेट हो गया था, गेट को गेट की तरह नहीं लेना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इनका माइंड सेट ये था कि मुझे सब्जेक्ट का नॉलेज इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। बार बार यही बोल रहे हैं, आप पहले भी वीडियो उनका देखें, वही भी बोली थी, अभी भी वही बोल रही हूँ। ऐसा सोच के नहीं आई थी कि गेट में मुझे फुल रैंक लानी है। ऐसा सोच के आए थे? नहीं आए थे। बस ये था मुझे अपने सब्जेक्ट नॉलेज को बढ़ाना है। और पढ़ने की हैबिट इनकी स्कूल से है, क्योंकि इनके टीचर्स मुझे मिले थे अभी एक दो जगह पर। तो लोग बताया कि स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म करती थी। KPS से पास आउट है ये। KPS से हो ना? ठीक है। तो जैसे इनकी केमिस्ट्री की टीचर मुझे मिली थी, तो बोले "नहीं, राशि तो बहुत अच्छी स्टूडेंट थे"। तो जो भी मिलता है राशि का तारीफ करता है। ठीक है। मतलब ये शुरू से लेबोरियस थी। और मतलब ऐसा नहीं था कि जैसे इसने बताया कि मेरा ऐसा नहीं था कि मैं डाइवर्ट हो जाऊं चीजों को लेकर, कि कॉलेज वाले या दोस्त लोग इमोशनली मुझसे अत्याचार कर सके कि तुम आओ, जल्दी आओ, तुम नहीं आओगी तो फिर क्लब का काम नहीं होगा, या तुम नहीं आओगी तो हम नहीं जा पाएंगे पिकनिक मनाने के लिए। ठीक है। तो इन सबसे दूर थी ये। ठीक, बिल्कुल दूर थी। क्योंकि दोस्त आपके इमोशनली अत्याचार करते हैं, उससे दूर होना पड़ेगा लाइफ में कुछ करना है तो। और किसी काम के नहीं है वो, ये भी बता दूं मैं आपको। तो दूसरा, इसका लाइफ में आप इसको लिंक्डइन में देखो, नहीं मिलती है। एक पैसे का अप्लाई नहीं करते, सीधा सा कोई पोस्ट लिख दे इसके लिए। ठीक है। ठीक है, मतलब सोशल मीडिया से दूर है ये, शुरू से दूर है। या उसको स्कूल लाइफ से भी हो सकता है दूर रही होगी, कितने स्कूल लाइफ में। वो सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल जीरो। इंस्टाग्राम भी नहीं है, अभी भी नहीं है। अब तो बना लो। ठीक है। तो मतलब देखिए आप, इंस्टाग्राम से दूर है, फेसबुक से दूर है, लिंक्डइन से दूर है। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है। और ये सब डिस्टर्ब करती है, ये भी बताऊं मैं आपको कैसे डिस्टर्ब करती है। कि आप कोई भी पोस्ट डालते हो तो 10 लाइक आया, 5 लाइक आया, उसका प्रेशर भी बहुत हाई रहता है। ठीक है। लड़की ने पोस्ट डाला, अरे कोई लाइक ही नहीं कर रहा है, 40 लाइक आ रहा है। ठीक है। तो 100 लाइक आना चाहिए, 100 आ गया, 150 क्यों नहीं आया, 200 क्यों नहीं आया। वो जो वर्चुअल फैमिली है ना, ये माइंड को बहुत डिस्टर्ब करती है। अच्छा, एक बार लाइक लाइक आ गया 200 250, दोबारा डाले फिर 200 250 लाइक नहीं आया। तो बार बार खोल खोल के आप देखते हो
कितने लोगों ने मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखा है, कितने लोगों ने मेरा फेसबुक देखा है। क्या हम अब इसके इतने लायक हो गए हैं कि हमको ये सब चीजें करनी चाहिए? नहीं भाई, ये सबसे दूर बनाओ। ठीक है, शांति से जीवन बिताना है तो थोड़ा सा इन सबसे कटना पड़ेगा। जब आप टॉप कर जाओ, खुल के करो। आपको फेमस होने का मन है, जैसे प्राजक्ता थी, ठीक है, पहले नहीं थी, जब टॉप कर गई 67 रैंक आ गया, तो उसको था सोता मतलब था उसके मन में कि मुझे ये सब चीजें करनी है, तो करती थी वो। यूट्यूब में वीडियो भी डालती थी, खुद ही बना के डालती थी, लोग लाइक करते थे, पसंद करते थे लोग। ठीक है, तो ये थी वो बात का बात है। जैसे मैं भी अपने आप को देखूं, 2017 वाले वीडियो मेरे यूट्यूब पे देखोगे, मैं तो यूट्यूब चालू ही नहीं कर रहा था, और ये कैमरा देख के डर लग जाता था, मेरे को पसीना आ जाता था, भाई क्या है ये। ठीक है, तो मेरे वीडियोस भी देखोगे ना, मैंने इंटरव्यू भी नहीं लिया है। मुझे समझ में नहीं आता था कैमरे के सामने बोलते कैसे हैं। तो इसलिए मैं 2 साल 3 साल दूर रहा। लेकिन उसके बाद लग गया भाई, कोचिंग है, और कोचिंग में अभी पढ़ाई लिखाई सब सेकेंडरी हो गया, जैसा दिख रहा है। मतलब यहाँ पर लोग कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे लोग रील पे ध्यान दे रहे हैं। ये तो अब टीचर हो गए हैं, और ऐसे स्टूडेंट ज्यादा हो गए हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं है। टीचर रील अच्छा बना रहा है मतलब अच्छा टीचर है, टीचर का लाइक ज्यादा आ रहा है मतलब ज्यादा। अब टीचर अंदर क्या कर रहा है पता नहीं। ऐसा है क्या? आईटी के कौन से टीचर लोग रील बनाते, बता दो मेरे को। और तुम वहां पढ़ने जाने वाले हो, कौन सा टीचर है जो रील डेली बना के डालता हो? कोई नहीं। अब ढूंढ लो उनको। हाँ, लिंक्डइन वगैरह में मिल भी जाएंगे तुमको, लेकिन बाकी मिलेंगे भी नहीं तुमको, ढूंढ लो। क्योंकि उनको बड़ा काम करना है, तो दिमाग को शांत रखना है, मतलब ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब हम लोग का चूंकि अब मार्केट ऐसा हो गया कि हमको रील बनाना पड़ रहा है, हमको वीडियो डालना पड़ रहा है। अदरवाइज हम भी इस सब पे बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि हमको पूरा फोकस पढ़ाने पे करना चाहिए, ना कि इन सब चीजों पे करना चाहिए। टीचर काम है कि प्रॉपर वे में कंसेप्ट को क्लियर कराना बच्चे को, उसके डाउट को। यदि मैं इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहूंगा तो मेरा भी माइंड तो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगा। अब माइंड डाइवर्ट होगा तो मैं अपना 100% दे पाऊंगा क्या? नहीं दे पाऊंगा। सिमिलरली आपके साथ भी वही है। चीजों को यूज करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। क्या आप बैलेंस कर सकते हो? यदि आप बैलेंस कर सकते हो बिल्कुल करो। नहीं बैलेंस कर पाते हो, छोड़ो चीजों को, बाद में कर लेना, आगे बहुत टाइम आएगा। और एक अच्छी रैंक लाओगे तो यार तुमको लोग वैसे ही जान जाएंगे रातों रात। जब इसका रैंक आया, इसके दोस्त लोग बता रहे थे सर, जब ग्रुप में हम लोग डाले कि AI4 आया बीआईटी से, कुछ लोग बोले ये कौन है, राशि पांडे कौन है? देखा ही नहीं यार इसको कभी हमने। क्योंकि शायद हो सकता है इतना ज्यादा इंटरेक्ट लोगों से नहीं करती रही होगी। लेकिन अभी बीआईटी में किसी भी कोने में आप जाके पूछ लो, हर बच्चा बोल रहा है, फर्स्ट ईयर का बच्चा वो भी बोल रहा है भाई मेरे कॉलेज से AR4 आई है। शायद इससे मिला भी नहीं होगा, बात भी नहीं किया होगा, लेकिन सबको आइडिया लग गया है। तो जो सीनियर्स जूनियर को समोसा खिलाते थे, केक खिलाते थे, पिज्जा खिलाते थे, उनकी उनकी भी पॉपुलैरिटी क्या हो गई, अब जीरो हो गई है। और जूनियर्स ऐसे सीनियर्स को पसंद भी नहीं करता। केक खा लेगा, समोसा खा लेगा, ठीक, पिज्जा भी खा लेगा, पचा भी लेगा, ऊपर उल्टा भी बोल देगा कि तू क्या किया भाई, पहले तू तो बता जीवन में। उसके पास गाइडेंस लेने नहीं जाएगा वो। ठीक है, जूनियर पे इंप्रेशन मानना बंद कर दीजिए। 1 साल का गैप होता है, बहुत बड़ा गैप नहीं होता ये। और कल के दिन आपसे आगे निकल जाएंगे वो, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये सब चीजों से थोड़ा बचिए। ठीक है, मतलब पॉजिटिव वे में चलिए। देखो इसलिए यहाँ पे खड़े होकर चीजें आप ऑब्जर्व करिए चीजों को ना, मतलब ये सब चीजों से बचिए। तो टाइम मिला, जब टाइम मिला तो करे क्या? बस सोना है, पढ़ना है, फिर सोना है, फिर पढ़ना है। वही तो किया उसने, वही तो बोल रही कि मैंने किया क्या। खाना खाई, 12 बजे तक सोई। घर वाले नहीं बोल रहे, क्यों? क्योंकि मुझे रात में 2 बजे 3 बजे तक पढ़ते हुए उन्होंने देखा है। और घर वालों को विश्वास भी है। कोई बच्चा, अभी गर्ल्स 3 बजे रात में पढ़ रही है, तो आज तो घर वाले डर जाते हैं, भाई 3 बजे रात में क्यों जग रही है ये। लड़का भी जग रहा तो उसके ऊपर भी शक करते हैं आज की डेट में। हम भी शक करते हैं अपने बच्चे पे, भाई इतना जग क्यों रहा है ये, मोबाइल लेके बैठा है क्या ये, लैपटॉप लेके बैठा है क्या ये। लेकिन आप इनके बिना रह भी नहीं सकते, दोनों चीजें, क्योंकि मोबाइल जरूरी है, टेस्ट देना है, ऑनलाइन टेस्ट देना है। मोबाइल जरूरी है, वीडियो देखना है हमको। लैपटॉप जरूरी है, टेस्ट सीरीज देनी है। ठीक है, उसको भी नहीं हटा सकते। ठीक है, तो वो सब चीजें होने के बावजूद भी आपको डाइवर्ट नहीं होना है। ठीक है, डाइवर्ट कब होगे, जब किसी का व्हाट्सअप आ जाएगा, व्हाट्सअप रखो आप। ऐसा क्योंकि क्लास की लिंक आती है, PDF आता है, तो रखना तो पड़ेगा सब चीजें। लेकिन उससे आपको डाइवर्ट नहीं होना है, जो मेन चीज है उसको करना है। तो कुछ कुछ बच्चे, मैं यही राशि नहीं और भी बहुत सारे बच्चों में जानता हूँ,
उनका एक ही काम रहता था भाई, कॉलेज मन हुआ तो गए, नहीं मन हुआ लगा कि आज छुट्टी मारना है, छुट्टी मारे, आए थोड़ी देर आराम किए, कॉपी निकाले पेन निकाले पढ़े, फिर थक गए सो गए। ठीक है, सो गए उठे गए कुछ खाए पिए, फिर वापस आके पढ़ाई करने लगे। और ऐसे ही करना है आपको मेनली, मतलब जो यूजफुल टाइम है, जो टाइम आपके पास बस है, उसको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो इफेक्टिवली, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेप यही है। और ये मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे लोग डर जाते हैं, सर बहुत सारा लेक्चर है आपके कोर्स में, इतना कौन देखेगा। चलो मत देखो, उसके अलावा क्या देखोगे बताओ आप, क्या करोगे आप? कोडिंग करोगे? अभी आने वाले, अभी तो वो टीचर, अब तो हमको डर लग रहा है भाई हमारी नौकरी जाने वाली है, क्यों? वो केरल में एक लड़की आ गई अभी रोबोटिक्स पढ़ाने के लिए। टीचिंग की जॉब आने वाले वक्त में खत्म हो जाएगी भाई, जितने इतने सारे लोग के पास इतना पैसा है ना, इतना इन्वेस्ट कर देंगे रोबोटिक्स पे कि वो आके पढ़ाने लगेगी। और उसकी एक्यूरेसी 99% है कि नहीं है? तो आपको वर्स्ट केस में अपने आपको तैयार करना है। ठीक है, कि कैसे तैयार कर पाओगे? नॉलेज होगा तभी ना। जो कमियां है उसको दूर करना पड़ेगा ना, कि आपको रोबोटिक्स रिप्लेस ना कर सके। तो कोडिंग में ही होने वाला है भाई, जॉब घट रही है, मैकेनिकल सिविल की मैक्सिमम जॉब घट गई, खत्म हो गई। वो लोग जाते थे किधर? ईएस की प्रिपरेशन करने के लिए, उसमें भी सीट काफी कम हो गई है, पीएसयू की सीट कम आने लगी है। कंपनीज में जॉब लगती थी, उसमें भी कम हो गया, क्यों? सब रोबोटिक्स काम कर रही है, सब ऑटोमेटेड कन्वर्ट होते जा रहा है, तो जॉब कम होती जा रहा है। वैसे कोडिंग में भी होने वाला है। तुम्हारे सीनियर्स जो लोग आईटी वगैरह से पढ़े, आईसी वगैरह से पढ़े, वो लोग खुद ही बता रहे हैं, सर कोडिंग करनी नहीं पड़ती हमको, चैट जीपीटी में डालो और सब्सक्रिप्शन वाला है, पूरा एक साथ दे देता है, पेस्ट करो काम खत्म, वहीं से ढूंढ लेते हैं, दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता। ठीक, पहले हम लोग कंसेप्ट सीखते थे, अब कंसेप्ट भी सीखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पका पकाया मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको अपने आप को रिसर्च की तरफ ले जाना है थोड़ा सा, मतलब सब्जेक्ट को बारीकी से पढ़ना है। तो बारीकी से पढ़ेंगे, एंजॉय बढ़ेगा, मजा आएगा आपको सब्जेक्ट के अंदर में, क्वेश्चंस बनने लगेंगे। पीआईक्यू पहला स्टेप है कि लेक्चर्स प्रॉपरली देखो, बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, नोट्स प्रॉपरली बनाओ। मैं ये नहीं बोलता हूँ 100% काम हो जाएगा, मैंने कभी नहीं आपको बोला कि मेरा लेक्चर देख लो 100% हो जाएगा, बोला क्या कभी क्लास में? इन लोगों ने भी कभी नहीं बोला। ठीक है, ये बोला 50% काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस प्रिपरेशन को आप 100% को कैसे ब्रेक करोगे और कितने में ब्रेक करोगे? तो 50% काम आपका होगा लेक्चर खत्म करने से। कंसेप्ट 100% नहीं बोलूंगा, 99-95% कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद आप पीआईक्यू बनाइए। पीआईक्यू बहुत हेल्प करता है, पीआईक्यू बनाइए। 100% नहीं बना पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो 100% बोलता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इतने मार्क्स चाहिए कि अपना भला हो जाए। ठीक है, तो पीआईक्यू 80% 90% जितना मैक्सिमम आप बना सकते हैं। जो 5 स्टार क्वेश्चन है उनको बाद में हैंडल करिए, जब दिमाग बिल्कुल खाली रहे। पीआईक्यू को एज ए टेस्ट दीजिए, जैसे उसने बताया कि मैंने टेस्ट भी दिया था पीआईक्यू को, तो टेस्ट दीजिए। इसके बाद पीआईक्यू को जब खत्म हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए आपको, फिर आप किसी भी दुनिया की किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। हमने कभी किसी को मना नहीं किया है, तुम लोग कभी मना किया कि इसका मत ज्वाइन करो उसका मत ज्वाइन करो, कभी मना नहीं किया है। ठीक है, लेकिन किसी भी टेस्ट सीरीज को एज ए भगवान नहीं मानना, किसी से भला होने वाला है। टेस्ट सीरीज ऐसी होनी चाहिए जिसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हो, इजी भी हो और मीडियम भी हो। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पूरी की पूरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ कोचिंग वाले आपको डाइवर्ट करेंगे चीजों को, सब डिफिकल्ट डाल देंगे, आपसे बनेगा ना फ्रस्ट्रेट, आपको लगे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसी कोचिंग का लेने के बाद ही लोगों का भला हुआ है। मैं आपको ऐसे नाम बता दूंगा, उस कोचिंग का लोग नहीं लिया, उसके बाद भी उनका रैंक 370 रैंक है। ओनली 10 मॉक टेस्ट दिए, 370 रैंक लेके आए गेट के अंदर में। ऐसे भी लोग हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने पीआईक्यू को बहुत सीरियसली लिया, 15 पीआईक्यू एज ए टेस्ट सॉल्व किया उन्होंने। ठीक है, तो वो चीज आपको करना पड़ेगा। तो 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। पहला लेक्चर, दूसरा आपका हो गया पीआईक्यू, तीसरा हो गया आपका टेस्ट। ठीक है, तो पीआईक्यू 25%, उसके बाद आपका टेस्ट 25%, टोटल हो गया 100%। ठीक है, और जितना टाइम आप बिताएंगे क्वेश्चन के साथ में, मनन करेंगे, मेमोराइज करेंगे, कंसेप्ट को बार बार रिकॉग्नाइज करें, मतलब बार बार मेमोराइज करेंगे। शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं आप, कॉपी के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन जो पीआईक्यू है उसका शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। कुछ नई चीज मिल गया आपको, नया कंसेप्ट मिल गया, तो उसका जरूर एक शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। और 100 पेज का नहीं बना शॉर्ट नोट्स, 15 पेज में सब्जेक्ट खत्म हो जाना चाहिए मैक्सिमम।
ठीक है, उस जितने कम पेज में आप कंप्लीट कर लेते हो उतना अच्छी बात है। मेन मेन पॉइंट लिखिए, जो मेन मेन चीज आपको याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है, उसको लिखिए बस। पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन तो आप एक अलग कॉपी बनाओगे ही क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करने के लिए, उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ। इस सीरीज जितनी भी दे रहे हैं, किसी भी कोचिंग का दे रहे हैं, चाहे वो आईगेट का हो चाहे किसी और कोचिंग का है, उनमें भी कुछ नया मिल रहा है सॉल्व करने के बाद, तो उसको भी आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। हर टेस्ट सीरीज 1 2 3 ले लो, उसके स्क्रीन शॉट ले लो क्वेश्चंस के, फोल्डर बना लो। मैंने ऐसे भी देखा है, बच्चों को फोल्डर बना लेते हैं वो लोग सब्जेक्ट वाइज। कुछ नया क्वेश्चन आया तो उसमें क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। अब तो मोबाइल में भी आपके पास स्टोरेज है, मोबाइल में भी रख सकते हो, उसका सोल्यूशन स्टोर कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? कि उसको भी तो बार बार रिवाइज करते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं सिर्फ कॉपी रिवाइज करोगे आप अपने शॉर्ट नोट्स भी रिवाइज करोगे, आपने जो टेस्ट दिया है उसके जो अच्छे क्वेश्चन आपको मिले हैं कंसेप्ट में, उसको भी रिवाइज करोगे आप। तो जैसे आप कॉलेज के अंदर बैठे हो, क्लास नहीं चल रही है, तो अपना फोल्डर खोले, क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन रिवाइज कर लिए। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने बनाया था। हर इंटरवल पे करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं, हर चीज हमें याद नहीं रहती है। हो सकता है कुछ बच्चा हो जिसको हमेशा याद रहता होगा, लेकिन हर बच्चों को हमेशा याद नहीं रहता चीजें, तो भूल ही जाते हैं। तो उसको आपको बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है। इसी स्टेप को फॉलो करते जाओ। और ये जीवन है, उतार चढ़ाव हमेशा आता है, कभी ज्यादा चीजें बनेगी कभी कम बनेगी, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे इसने बताया कि पहले तो मैं देती थी 25 मार्क्स आया मेरा मॉक के अंदर में, लेकिन मैं धीरे धीरे लगी रही। तो ये कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है, आपको लास्ट तक लगे रहना पड़ेगा। बीच में आप गिव अप कर दोगे तो हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। रिजल्ट मत सोचो, जैसे इसने भी रिजल्ट नहीं सोचा कि रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस आ गया, वहां पे गई 3 घंटे में एंजॉय किया। डीए के पेपर की बात कर रही थी, तो डीए का पेपर 3 फरवरी को था, और अपना गेट का सीएस का पेपर था 10 तारीख को। ठीक है, एक हफ्ते का टाइम था। तो 3 तारीख उसने दिया, तो उसको जो कमी वहां पे लगी उसने एक हफ्ते में दूर किया उसको, और फिर सीएस में जाके पेपर को एंजॉय किया। वो 3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो और गेट कितना डिफिकल्ट है, ठीक है, इसका आंसर हम लोग क्वेश्चन से पूछे भी नहीं और उसने बताया भी नहीं। तो गेट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आईटी जेई से बिल्कुल कंपेयर मत करो आप। वहां पे बहुत ही बेस्ट ब्रेन बैठते हैं, उसमें तो कंपटीशन लेवल बहुत ही हाई रहता है। लेकिन गेट का जो एग्जाम है, क्या इसके अंदर में जो बीटेक कर रहा है आईआईटी का बच्चा, क्या वो बैठेगा? बिट्स में जो बीटेक कर रहा बैठेगा? तब एनआईटी का जो बच्चा क्या बैठेगा? बिल्कुल नहीं बैठेगा भाई। जिस कॉलेज में आप जिस कैंपस के लिए जा रहे हो, प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो, वहां पे उसका बच्चे का लग चुका होगा, वो क्यों बैठेगा गेट का एग्जाम? और उसको गेट करना भी है, एमटेक करना भी, मान लो आईटी वाले बच्चे को, यदि उसका 8.5 पॉइंटर है, 8 के ऊपर है, वो डायरेक्ट एमटेक में एडमिशन ले सकता है, उसको गेट देने की जरूरत है भी नहीं। तो क्यों बैठेगा वो? तो कंपटीशन लेवल यहीं पे डाउन हो गया। आप एमबीए की तरफ, कैट की तरफ जाने चाहते हो, आप बताओ कितने लोग आईएम में गए या क्या रिजल्ट आया उनका? क्योंकि उस एग्जाम में अब बैठने वाले हैं आईआईटी के बच्चे, बीटेक के, बिट्स के बच्चे, टॉप एनआईटी के बच्चे। उनको लगता है यार बीटेक बहुत अच्छे कॉलेज से हो गया, अब एमबीए कर लेता हूँ टॉप मोस्ट कॉलेज से, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे कंपटीशन लेवल बहुत ही हाई हो जाता है। अब 10 साल का गेट का रिजल्ट सी अपने आई गेट का निकाल के देखो आप, हर साल बच्चे टॉप 100 में रहते हैं। एक आध साल में नहीं हुआ होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम में आप देखोगे टॉप 100 में लोग आते हैं। 1000 में तो 20 बच्चे कहीं नहीं गए मिनिमम, उससे ज्यादा। अब तो और ज्यादा आ रहे हैं, लास्ट 2 3 ईयर से तो और बढ़ गए बच्चे। ठीक है, तो इतना रिजल्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि उतना डिफिकल्ट नहीं जितना आप दिमाग में डिफिकल्ट उसको बना लेते हैं। ये डिफिकल्ट होता, 2 2 रैंक इंडिया लेवल का एग्जाम है, और 1 डिजिट रैंक में आई है। तो पूरा गेम है आपका इसमें माइंडसेट, कि माइंडसेट आपका क्या है। ठीक है, आप प्रेशर लोगे तो नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। एंजॉय करो बस, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, बस लगे रहो, छोड़ो मत। छोड़ोगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, इसको नॉलेज के लिए बोलो कि आपको नॉलेज बढ़ाना है, बस इतना करोगे तो 101% लाइफ में सक्सेस मिलेगा। फिर भी आपको कहीं दिक्कत जाती है इस जर्नी में, इनका नंबर आपको मिल जाएगा, चूंकि अपने आई गेट से है। ऐसा नहीं कि पैसा दे के लाया हूँ, अभी यहाँ पे बोल देंगे अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद आपको मिलेंगे नहीं। और हमारे अपने यहाँ तो अच्छा है कि इतने सारे एलुमनी है, हमेशा आपको गाइड करने के लिए तैयार है। आप कभी भी कॉल कर लो, फोन कर लो, और उनको खुद भी अच्छा लगता है, चलो यार हमारे जूनियर्स हमारी तरह अच्छा कुछ करना चाहते हैं, तो आपको उल्टा ये फोन करके बताएंगे बेटा ऐसा ऐसा करो। तो लेकिन उसको आपको सुनना पड़ेगा। तो ऐसे लोग आपके बीच में है कि जो आपको हमेशा तैयार है गाइडेंस देने के लिए। राशि भी है, और भी लोग हैं, राहुल भी है। अब तो इतने सारे सीनियर्स करंटली है ना, आपको ऐसा तो 5 साल का पुराना बच्चा लेके आ रहे हैं, करंट आपके सामने है लोग जो किए हुए हैं। ठीक, संतरा किया, और हर बच्चे का आप रिजल्ट देखो। ऐसा नहीं कि एक कॉलेज का बच्चा, हाँ हो सकता है कुछ कॉलेज का रेशियो ज्यादा हो, कुछ कॉलेज का रेशियो कम हो रिजल्ट में, लेकिन हर कॉलेज का बच्चा है। आप देखो अपने कॉलेज, अपने जो रिजल्ट आए, बीआईटी भी है, एनआईटी के जो लोग आए उनका भी हुआ है, शंकरा कॉलेज से है उनका भी हुआ है,
जीसी के बच्चे वो भी, और क्या चाहिए। शंकराचार्य रायपुर वहां के बच्चे भी अपने लिस्ट में, रुंगटा कॉलेज वहां भी एक बच्चा हमारे लिस्ट में है। तो हर कॉलेज का बच्चा निकाला है, ऐसा नहीं कि एक ही कॉलेज पूरा रिजल्ट आया है। ठीक है, हाँ कुछ कॉलेज का परसेंटेज ज्यादा हो सकता है, कुछ कॉलेज का कम हो सकता है, वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, वो माइंडसेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा घूमना टहलना करो, लेकिन कंट्रोल करो अपने ऊपर, थोड़ा कंट्रोल करो। जो लोग अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं वो सक्सेस होते हैं। इनको अपने ऊपर कंट्रोल है इसलिए सक्सेस है। तो सबसे पहला स्टेप ये, अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करो, ओवर थिंकिंग मत करो। लेक्चर्स देखो, पीआईक्यू बनाओ, टेस्ट दो, एनालिसिस करो, इतना ही करना है। रिवीजन करो, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, जब मन ना लगे पढ़ने में तो दोस्तों के साथ आउटिंग कर सकते हैं, जैसा इन्होंने बताया कि आउटिंग कर लो आप। एक दोस्त नहीं मिलता है तो सिद्धार्थ सर के पास आ जाते हैं, 2 मिनट बैठे, 5 मिनट बैठे, आधे घंटे बैठे, इधर उधर की बातें करेंगे, फिर चले जाना, फिर पढ़ने लगना। ठीक है, क्लास के बाद नहीं डांटता हूँ, क्लास के अंदर में थोड़ा बहुत बोलते रहता हूँ, क्लास के बाद मैं भी शांत रहता हूँ। ठीक है, क्लास के अंदर तो अब मैं यहाँ पे आके फिर थोड़ा सा सीरियस तो रहना ही पड़ेगा ना, चीजों को कुछ प्रॉपरली करना, थोड़ा सीरियस होकर करना पड़ेगा। लेकिन क्लास के बाद आप कभी भी मिलिए, आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि सर ने कुछ बोल दिया। हाँ, क्लास के तुरंत बाद मत मिलिए कि मैंने 2 घंटे लिया और तुरंत आ गए आप, क्योंकि 2 घंटे वैसे थक जाता हूँ, माइंड थका रहता है। तो कम से कम 10 मिनट का टाइम दिया करिए मुझे भी रिलैक्स होने के लिए। 10 मिनट के बाद फिर आइए, तो मिलिए, बातचीत करिए, एक्स्ट्रा टाइम में आओ ना। 4 बजे कॉलेज से निकले, चला सर से मिल के आते हैं। जरूरी नहीं कि पढ़ाई से रिलेटेड बात करो आप, एक बार आके जरूर मिलो, अपने जीवन के बारे में बताओ, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो आप। ठीक है, इतना भी बता दोगे ना आप, तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा भाई सर ने ये चीज बोला है। मतलब एक डर तो रहेगा मन में, यार मैं सर से मिल रहा हूँ मतलब मैं कुछ टारगेट करने वाला हूँ। तो उस बात पे बने रहोगे आप, बाकी तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यदि आप करोगे तो अच्छा रहेगा सभी को। ठीक है, तो मुझे भी कुछ पूछना है, मैं सब डेली पूछता हूँ आप लोग। ठीक है, तो आज खत्म करते हैं इसी पे, थक गए होंगे आप लोग, काफी सुन लिए।